हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं कि मान लो एक गांव है और उस गांव के अंदर एक व्यक्ति है जो बड़ा बदमाश किस्म का है और पूरे गांव को डरा कर धमका कर रखता है और पूरे गांव के लोग उससे डरते भी है। लेकिन एक दिन वो लोग जो गांव वाले हैं आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग आपस में ग्रुप बना लें, एक साथ आ जाएं, तो हम इस बदमाश व्यक्ति को जो है हरा सकते हैं या तो इसके डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं। अब बच्चों, गांव की जगह अगर आप दुनिया को कंसीडर करो तो दुनिया में भी तो यही था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स बन गई। एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, मींस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो दुनिया के अंदर एकमात्र सुपर पावर यूएसए बच गई। अब यूएसए का डोमिनेंस पूरी दुनिया पे जो है वो हो गया। अब दुनिया के कुछ देशों ने डिसाइड किया कि भाई यूएसए का डोमिनेंस है, लेकिन अगर हम सब लोग साथ आ जाएं, अगर हम सब लोग आपस में यूनियन बना लें या एक साथ काम करना शुरू करें, तो हम इस यूएसए के जो डोमिनेंस को है वो कम कर सकते हैं, इसके डोमिनेंस को बैलेंस कर सकते हैं। इसी सोच के आधार पर दुनिया के अंदर कुछ नए सेंटर्स ऑफ पावर बने। इस लेसन में हम इन्हीं की बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, कैसे बना, आसियान क्या है, वो कैसे बना, और चाइना के बारे में भी। ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इस लेसन से जो है बनते हैं। तो आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। इस लेसन की शुरुआत हम लोग करेंगे यूरोपियन यूनियन से। अब देखो, जब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि यूरोपियन यूनियन है क्या। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों के लिए डिफाइन कर देता हूं कि यूरोपियन यूनियन क्या है। इट इज अ यूनियन ऑफ, किनका यूनियन है ये, किनका ग्रुप है, ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, कि यूरोपियन कंट्रीज ने मिल करके एक यूनियन बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन है। तो दूसरी बात आएगी, सर इसके अंदर शामिल कौन कौन है। तो आप बड़े इजी वे में इसको याद रख सकते हो कि इसके 27 मेंबर्स हैं, 27 स्टेट्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। तो इजी वे में हो गया, 27 जो है वो इसके क्या है, मेंबर स्टेट्स हैं। इसको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आप लोग पूछो कि सर यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे मेन आइडिया क्या था, है ना। मेन आइडिया पता होना चाहिए कि भाई यूरोपियन यूनियन बना क्यों, तो उसको जानते हैं। देखो, अब आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो उसके बाद यूरोप की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है ना, उसको रीबिल्ड करने की जरूरत है। तो यूरोपीय देशों को रियलाइज हुआ कि भाई अगर हम आपस में फाइट करते रहे तो हमारी इकोनॉमी रीबिल्ड तो होने वाली नहीं, अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट की जगह क्या करना चाहिए, आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, आपस में सहयोग करना चाहिए, आपस में ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, और उसका हमें फिर बेनिफिट मिलेगा। तो यही मेन आइडिया था यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन के पीछे। क्या क्या बातें शामिल थी कि यूरोपियन देशों ने ये रियलाइज किया कि हमें आपस में क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, आपस में जो सहयोग है उसको इंक्रीज करना चाहिए, आपस में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको बढ़ाना चाहिए, और हमारे जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस और जर्मनी को ले सकते हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहिए, कोऑपरेशन और ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। अगर इस सब को एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि आपस में कंपटीशन करने की जगह, आपस में कॉम्पीट करने, प्रतिस्पर्धा करने की जगह अगर हम आपस में क्या करें, कोऑपरेशन करें, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इस लाइन को आप लोग जो है पकड़ लीजिए, इस लाइन को आप लोग जो है याद रख लीजिए कि यूरोपीय देशों ने डिसाइड किया कि अगर हम आपस में कॉम्पीट करने की जगह कोऑपरेट करें तो हमें बेनिफिट मिलेगा, और उसी के बेस पर फॉर्मेशन की गई किसकी, यूरोपियन यूनियन की। लेकिन
यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में हमें ये जानना जरूरी है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था, कहीं ना कहीं उसका भी योगदान था यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब हम दो डायमेंशंस में इसको पढ़ेंगे। एक तो यूरोपियन यूनियन की जो मेन फॉर्मेशन है वो कहां से शुरू हुई, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मार्शल प्लान आया उसका क्या रोल था यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में। ठीक है, दोनों डायमेंशंस को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, पहले फर्स्ट डायमेंशन समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में मार्शल प्लान या वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रोल था। तो आप सबको बताएं कि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हो गया, और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो यूरोपीय कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो डैमेज हो गई। यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। एक तरह से तो कहें तो एक समय यूरोप जो है, यूरोप के जो देश थे वो दुनिया के शक्तिशाली देश थे, पैसा बहुत था, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल खराब स्थिति में आ गए हैं। तो जब यूरोपीय कंट्रीज की, जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनकी इकोनॉमी खराब हुई, यूरोपीय देशों की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जब डैमेज हुई, तो अमेरिका को बड़ा डर सताने लगा। क्या डर था कि भाई जहां पे गरीबी होगी, जहां पे भूखमरी होगी, वहां पे तो यूएसएसआर का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि यूरोपीय देशों में यूएसएसआर का प्रभाव बढ़े, समाजवाद आए। तो उसने कहा भाई मुझे कुछ करना होगा, मुझे इन लोगों की आर्थिक सहायता करनी होगी। तो इन लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए अमेरिका एक प्लान लेकर के आया 1947 में, जिसका नाम है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के थ्रू अमेरिका ने डिसाइड किया कि मैं यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता करूंगा। अब इस मार्शल प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस मार्शल प्लान को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे। तो इस मार्शल प्लान में हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था OEEC। ठीक है, कब बनी, 1948 में बनी। फुल फॉर्म क्या है, नाम याद रखना है, क्या है फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या बात याद रखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, मार्शल प्लान के इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करना। और यही ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से शुरुआत थी यूरोपीय देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यूरोपीय कंट्रीज जो थी उनमें आर्थिक सहयोग जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और एक बार जब आर्थिक सहयोग बढ़ना शुरू हो गया तो यूरोपीय देशों ने डिसाइड किया कि भाई हमें जो है राजनीतिक सहयोग भी बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिकली भी आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आए, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो जाए, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वैल्यू बढ़े। तो आपस में पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था काउंसिल ऑफ यूरोप। और कब इसकी स्थापना की गई, 1949 में। क्या बात याद रहेगी, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को रियलाइज हुआ कि भाई हम आपस में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग कर सकते हैं। तो क्या बात याद रहेगी, और यहां से जो मोटिवेशन उन लोगों को मिला, इसी मोटिवेशन की वजह से उन्होंने फाइनली जो आपसी कोऑपरेशन था उसको बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए। जो प्रयास थे वो शुरू होते 1951 में। ठीक है, यहां से मेन जो फॉर्मेशन की बातें हैं वो शुरू होगी यूरोपियन यूनियन की। तो 1951 में हुआ क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी बनाई गई। नाम क्या था, नाम याद रखेंगे, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, 6 देशों ने मिलकर के ये बनाई थी यूरोप की।
ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो ECSC। क्या बोलो, बात याद रहेगी, ECSC की फॉर्मेशन याद रहेगी। 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। मतलब मकसद क्या था कि भाई जो कोल और स्टील जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसमें कोऑपरेशन को बढ़ाएं, तभी तो व्यापार अच्छा होगा, तभी तो व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। तो आपसी कोऑपरेशन कोल और स्टील जैसे रिसोर्सेज के मामले में बढ़ाने के लिए यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, ECSC बनी। कब बनी? 1951 में। अब उसके बाद देखो, इसी से रिलेटेड एक चीज बनी 1952 में, जिसको बोलते हैं कॉमन असेंबली। कॉमन असेंबली ऑफ ECSC। अब देखो ये 1952 वाला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1952 में हुआ क्या कि ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, इसी की एक कॉमन असेंबली बनी, एक आम सभा बनी, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो डिसीजंस वगैरह थे, जो वोटिंग वगैरह थी, वो लेने के लिए। लेकिन ये जो ECSC थी, जो कॉमन असेंबली ऑफ ECSC थी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1952 में जब ये कॉमन असेंबली बनी तो यही आगे चलकर, मैं यही लिख देता हूं, 1962 में इसी को, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? यूरोपियन पार्लियामेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे ये बात बताई कि ये जो कॉमन असेंबली थी ये 1952 में बनी, कॉमन असेंबली ऑफ ECSC नाम से, और इसी का नाम 1962 में बदलकर रख दिया गया यूरोपियन पार्लियामेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूरोपियन पार्लियामेंट कब बना। अच्छा, उसके बाद एक चीज और जो याद रखेंगे कि ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट बनी, इस यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए 1979 में डायरेक्ट इलेक्शन भी हुए पहली बार। तो ये वाले जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सिटीजन्स ने डायरेक्ट जो है इलेक्ट किया यूरोपियन पार्लियामेंट को पहली बार, कब? 1979 में। तो ये वाले फैक्ट्स याद रखना। अब जो मेन बातें है कि 1951 वाला पॉइंट आपने याद रखा, 1952 का पॉइंट आपने याद रखा, ठीक है। उसके बाद सीधे जंप कर जाओ 1957 में। 1957 में हुआ क्या? ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम, ये ट्रीटी ऑफ रोम भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए हुई थी कि ट्रेड में जो कोऑपरेशन हो रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। और इस ट्रीटी ऑफ रोम की वजह से एक कम्युनिटी की स्थापना की गई जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इसके साथ एक और कम्युनिटी बनी जिसका नाम था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं कम्युनिटी। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको कैसे याद रखेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा EEC, ठीक है, EEC। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूरेटोम। यूरेटोम, क्या बात याद रहेगी? ठीक है। तो यूरेटोम और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो कब बनी? 1957 में बनी। आप कहोगे सर बहुत सारे ईयर्स हो गए, इतने सारे कैसे याद होंगे? तो भाई प्रैक्टिस से याद होंगे, बार बार याद करोगे तो याद होंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना भी जरूरी है। क्या बात आ गई समझ में? तो ये सारा का सारा काम हुआ, और उसके बाद सीधे जंप कर जाओ 1992 में। 1992 में एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं maastricht ट्रीटी। क्या नाम है? maastricht ट्रीटी का क्या नाम याद रहेगा? अब ये जो maastricht ट्रीटी हुई, यहीं से आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन का फ्रेमवर्क बना, ठीक है, कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन बनानी है, उसका जो पूरा ढांचा है, उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है, वो इसी maastricht ट्रीटी के थ्रू बना। और फिर क्या था? 1992 में जब maastricht ट्रीटी हो गई, ये maastricht ट्रीटी जब बन गई तो उसके बाद इसको लागू होने में थोड़ा समय लगा, और फाइनली 1 नवंबर 1993 को EU जो है वो इस्टेब्लिश हो गया ऑफिशियली, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन जो है इस ट्रीटी के बाद नवंबर 1993,
ये ट्रीटी को इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगा, लागू होने में थोड़ा टाइम लगा। नवंबर 1993 में ये वाली ट्रीटी लागू हो गई और ईयू जो है वो ऑफिशियली बन गया। क्या बातें आ गई समझ में, है ना। तो पहला तो हमने देखा कि भाई मार्शल प्लान का क्या रोल था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में, और दूसरा फिर हमने वो सारे इवेंट्स देखे वन बाय वन जिनकी हेल्प से यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे कोऑपरेशन बढ़ता गया और फाइनली यूरोपियन यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार याद रिवाइज कीजिएगा तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, जब बार बार आप लोग इनको करोगे तो फिर ये ईयर्स वगैरह जो है वो याद हो जाते हैं। और एक बात ये भी है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ट्रीटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को आप लोग याद रख पाएं, इन चीज़ों को आप टाइमली यूज़ कर पाएं जब भी ज़रूरत हो, जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी जगह पे। तो एक अच्छे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए ये सारी बातें ज़रूरी है ना। बड़ा मोटिवेशन भी आता है जब आपसे कोई पूछे कि भाई वो ट्रीटी कब हुई या उस ट्रीटी में क्या था और आप बता पाओ, तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। उसके बाद आते हैं, अब हम फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स दोनों एक साथ लेते हैं। ठीक है, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स, कौन कौन से फीचर्स हैं ईयू के वो हम लोग कर लेते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी ईयू के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने बनी हुई है वो कर लेते हैं। तो पहले फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हम ईयू के फीचर्स की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, इस यूरोपियन यूनियन का पहला अपना खुद का फ्लैग है। ये पहला फीचर, यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुल हो पाया अपना एक कॉमन फ्लैग बनाने में। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्लैग पे भी क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का जब आप फ्लैग देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक फ्लैग है और उस फ्लैग के अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस टाइप से, और ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें 12 जो है स्टार्स है। क्या बात आई समझ में, ऐसे 12 जो है क्या है, स्टार्स बने हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर इस मैप की पिक्चर दी गई है, पूरी फ्लैग की जो पिक्चर है वो दी गई है, तो आप एक बार देखना वहां से कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, इस फ्लैग के अंदर सर्कल ऑफ 12 गोल्डन स्टार्स, गोल्डन स्टार्स। ठीक है, तो ये जो सर्कल यहां पे है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सॉलिडेरिटी को, सॉलिडेरिटी को। क्या बात आई समझ में। ठीक है, कि ये जो है दिखाता है उनकी किसको, आपसी एकता को, सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि सर्कल रिप्रेजेंट करता है सॉलिडेरिटी और हार्मोनी को, एकता और आपसी मेल मिलाप को। अच्छा, ये जो 12 गोल्डन स्टार्स है, यहां पे जो ये 12 नंबर है, ठीक है, ये 12 जो नंबर है ये यूरोप के अंदर आप कह सकते हो परफेक्शन का सिंबल है, यूनिटी का सिंबल है, कंप्लीटनेस का सिंबल है। ठीक है, ये जो 12 नंबर है ये 3 चीजों को सिंबलाइज करता है। पहला तो परफेक्शन को, परफेक्शन, दूसरा कंप्लीटनेस, संपूर्णता, और तीसरा ये सिंबलाइज करता है किसको, यूनिटी को। तो आप लोग यहां से याद रखेंगे फ्लैग के बारे में। तो पहला फीचर क्या आ गया कि ईयू का अपना फ्लैग है। दूसरा, इनका अपना एंथम है, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रगान है, हमारा एंथम, नेशनल एंथम, तो ईयू का जो एंथम है वो है ओड टू जॉय, ओड टू जॉय। ठीक है, इनका अपना एंथम है। ईयू का अपना फाउंडिंग डे है, फाउंडिंग डे। ठीक है, 9 मई को ये लोग अपना क्या बनाते हैं, फाउंडिंग डे बनाते हैं। क्या बात याद रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईयू की अपनी एक कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, ईयू की अपनी कॉमन करेंसी है जिसका नाम क्या है, यूरो। यूरो के बारे में 2-3 बातें आप लोग याद रखना। इंट्रोड्यूस की गई थी ये 2002 में, हालांकि इसकी प्लानिंग 1999 में 1999 में शुरू हो गई थी, लेकिन लोगों के हाथ में सिक्के नोट्स आते आते 2002 हो गया था, तो यूरो इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में। पहली बात जो आप याद रखेंगे। दूसरा,
सभी यूरोपियन कंट्रीज यूरो का यूज नहीं करती है, ठीक है। आप कहोगे तो 21 कंट्रीज जो है 27 में से यूरो का यूज करती है, और जो कंट्रीज यूरो का यूज कर रही है उनको कलेक्टिवली यूरो जोन बोला जाता है, ठीक है। जो देश यूरो का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यूरो जोन बोला जाता है। क्या बात आ गई समझ में? तो फ्लैग है इनका अपना एंथम है, इनका अपना फाउंडिंग डे है, और इनकी अपनी करेंसी है जिसका नाम यूरो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इश्यूज भी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग बोल सकते हैं, इश्यूज बोल सकते हैं, तो उनको और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉब्लम क्या है यहां पर जो आती है कि अभी तक ईयू जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो योजना थी वो क्या हो गई, इनकी फेल हो गई, तो अपना संविधान नहीं बना पाए। संविधान नहीं बना पाए तो अब ये लोग काम कैसे करते हैं, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लिस्बन, 2009 में इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है। इस ट्रीटी में सब कुछ डिसाइड किया गया कि भाई ये कैसे काम करेंगे, कैसे इनका कानूनी ढांचा होगा, तो इस ट्रीटी के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके तहत अपना काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये अपना फेल हो गए। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें अपनी फॉरेन पॉलिसी एंड जो सिक्योरिटी या डिफेंस का मामला है, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के जो इश्यूज है उनको लेकर के जो व्यू पॉइंट है वो अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। ऐसे ही कह लो कि कुछ कंट्रीज अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी रखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका ने जब इराक पे अटैक किया, इराक इन्वेजन किया, ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के खिलाफ हो गए, ब्रिटेन अमेरिका के साथ हो गया। तो इस तरीके से इनकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के जो इश्यूज है उनको लेकर के इनके जो है डिफरेंट व्यूज हैं। ये एक प्रॉब्लम जो है इनके बीच में प्रॉब्लम जो है इनके बीच में आती है, ठीक है। तीसरा, इनके इंटरेस्ट अलग अलग है, डिफरेंट इंटरेस्ट्स, ठीक है। कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि भाई हमारे मामले जो है वो हम ही देखें, कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि भाई हमारे मामले जो है वो ईयू के पास रहे, तो उसको लेकर के इनके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं, और इसी वजह से एक फीलिंग है, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूरो स्केप्टिसिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यूरोप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन को संदेह की नजर से देखते हैं, जो इनकी करेंसी है यूरो उस पे डाउट करते हैं, तो इसी को बोला जाता है यूरो स्केप्टिसिज्म, ठीक है। संदेह की नजर से यूरोपियन यूनियन को देखना। क्या बात आ गई समझ में? तो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बना पाए, पहला प्रॉब्लम। इनकी फॉरेन पॉलिसी, जो मेंबर्स हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी को लेकर के व्यूज जो है वो अलग अलग हैं। कुछ लोग जो है, जैसे ये अमेरिका वाला मैंने एग्जांपल दिया, कुछ देशों ने अमेरिका का साथ दिया, कुछ ने अमेरिका का विरोध किया। डिफरेंट इंटरेस्ट है, कुछ लोग जो है यूरोपियन यूनियन पे डाउट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, यूरोप के कुछ लोग यूरो को लेकर के डाउट में रहते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ 21 कंट्रीज ने यूरो अडॉप्ट किया है, बाकियों ने नहीं कर रखा। तो यूरो को लेकर भी क्या चल रही है, अभी प्रॉब्लम चल रही है कि सभी यूरो को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और ये जो मैंने बताया यूरो स्केप्टिसिज्म, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ, यही बता देता हूं, याद रखना, जिसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। अब ये ब्रेक्जिट क्या था, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ठीक है। ब्रिटेन के इंटरेस्ट अलग थे, ब्रिटेन के जो प्लान्स थे अपने लिए वो अलग थे, यूरोपियन यूनियन में रह करके वो इंटरेस्ट फुलफिल हो नहीं सकते थे। तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि भाई मैं यूरोपियन यूनियन से क्या हो जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ। और इसी काम के लिए उसने क्या कराया, 23 जून 2016 में अपने यहाँ पे एक रेफरेंडम कराया, लोगों से पूछा कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 52% के करीब लोगों ने कहा कि भाई हमें अलग हो जाना चाहिए। और फाइनली
31 जैन 2020 को जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया, अलग हो गया। तो कोई बच्चे पूछते हैं सर ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है, यूरोस्केप्टिसिज्म। ठीक है, कि वो लोग यूरोपियन यूनियन को संदेह की नजर से देखते थे, उनको उस पर डाउट था, उनके इंटरेस्ट अलग थे। तो फीचर्स और प्रॉब्लम्स यहां तक हमने कर लिए। क्या आपको समझ में आ गया? कॉमन फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डे है, करेंसी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है ये सारी की सारी। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना, एग्जाम में बड़ी काम आने वाली है। इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद अब इस लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है इस टॉपिक से, वो कर लेते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन क्या सच में पावरफुल है भी या नहीं, और है तो कौन कौन से रीजंस है जो यूरोपियन यूनियन को पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसको बड़े अच्छे से कीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन पावरफुल है या तो नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई यूरोपियन यूनियन जो है वो पावरफुल तो है, यूरोपियन यूनियन इक्वल टू पावर है, पावरफुल है। लेकिन कैसे है ये साबित करने के लिए हम तीन चीजों में इसको कंपेयर करते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक पावर, कि आर्थिक रूप से पैसे के मामले में यूरोपियन यूनियन कितना पावरफुल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पावर जब आप इसकी देखोगे तो हम कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट? पहला, अगर हम 2024 में यूरोपियन यूनियन की जीडीपी देखें तो वो जीडीपी कितनी आती है? $19.35 ट्रिलियन। इतना सारा पैसा, ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, और 19.35 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या हो गया कि 19.35 लाख करोड़ डॉलर्स। बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, क्या बात समझ रहे हो? तो 19.35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इनकी। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पैसा ये जो है हो जाता है। ठीक है, यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है इनकी, यूएसए के बाद। ठीक है, यूएसए से तो ठीक है भाई कम है थोड़ा सा, लेकिन दुनिया में बाकियों से इनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लिख सकते हो सेकंड आफ्टर यूएस, यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर इनकी इकोनॉमी आती है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है इनकी, पैसा बहुत है इनके पास, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज जो याद रखेंगे कि इनकी जो करेंसी है यूरो, वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट है डॉलर के लिए। भाई इतने सारे देश हैं जो यूरोपीय देश हैं, यूरो को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपसी व्यापार यूरो में करेंगे, तो डॉलर को कौन पूछेगा? तो यूरो एक तरह से थ्रेट है डॉलर के लिए, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो शेयर है, इट्स शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, वैश्विक व्यापार में इनका जो हिस्सा है इज लार्जर देन यूएस, यूएस से भी ज्यादा है। क्या बात आई समझ में? वैश्विक बाजार में इनकी जो हिस्सेदारी है, विश्व व्यापार में जो इनकी हिस्सेदारी है, वो यूएसए से क्या है? ज्यादा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये लोग जो हैं वो WTO में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर पाते हैं। WTO में इनकी भी चलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। क्या बात आई समझ में? और चाइना जैसे जो देश है उनके साथ ये लोग अपनी पूरी मतलब दोस्त के साथ जो है बात कर पाते हैं। क्या बात आ गई समझ में? पूरे जो है अपने रुतबे के साथ बात कर पाते हैं, चाहे यूएस से हो चाहे चाइना हो, क्योंकि ये पैसे के मामले में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि क्या यूरोपियन यूनियन पावरफुल है, तो हम पहली हेडिंग इकोनॉमिक पावर की बनाएंगे और उसमें ये तीनों 1 2 3 तीनों पॉइंट्स जो है हम लोग क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। क्या बात आ गई समझ में? उसके बाद अब हम देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोग हेडिंग बनाएंगे कि हाँ यूएसए जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो पावरफुल है, और उसके बाद इकोनॉमिक पावर, ये पॉइंट्स ऐड कर देना।
और फिर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और उसके जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो ऐड कर देना, ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो आप लोग कहोगे कि इसका एक जो मेंबर है फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है फ्रांस। तो फ्रांस क्या है, परमानेंट सीट होल्डर है, परमानेंट मेंबर है, किसका परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी लिख दिया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है। आप सबको पता है 5 परमानेंट मेंबर उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके सेवरल मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है। एग्जाम में ये बात भी लिख सकते हो कि फ्रांस इसका एक सदस्य है यूरोपियन यूनियन का, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, लेकिन इस यूरोपियन यूनियन के कुछ देश यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, तो वो भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्या बात आ गई समझ में? इस चीज को आपने जरूर से जरूर जो है वो लिखना है। तो फ्रांस परमानेंट मेंबर। अब परमानेंट मेंबर होने का मतलब क्या है कि यूएस के कुछ डिसीजंस को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कि मान लो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई इशू चल रहा है, यूएसए का उसमें एक व्यू पॉइंट है और ये अगर उसको रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, क्योंकि परमानेंट मेंबर के बतौर इनके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि यूएस का जो ईरान के साथ न्यूक्लियर पावर को लेकर के या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के जो डिस्प्यूट है उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले कर सकते हैं। प्रोग्राम का जो डिस्प्यूट है उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये लोग जो है वो प्ले कर सकते हैं। क्या बात आ गई समझ में? ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, एशिया में भी इनका प्रभाव है, अफ्रीका में भी प्रभाव है, चाइना में भी इनका प्रभाव है। तो इस तरीके से हम इस चीज को जो है यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा आगे। अब हम बात करते हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस की। मिलिट्री इन्फ्लुएंस कि सैन्य शक्ति के मामले में इनका जो रोल है या इनकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो जब मैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करूं तो मैं कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, यहां से ऐड करना शुरू करते हैं। पहला, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है इनके पास, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। अब देखो, ईयू की खुद की आर्मी नहीं है, यूरोपियन यूनियन की खुद की आर्मी नहीं है, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं उन सबके पास तो आर्मीज है, और उनकी जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है अगर उसको एक साथ देखो तो वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बन जाती है। दूसरा पॉइंट, इनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर सेकेंड नंबर पे आता है दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद, ठीक है। रक्षा पे बहुतायत में ये पैसा खर्च करते हैं। क्लियर हो गई बात? सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर सेकेंड है, और इसके अलावा ये लोग स्पेस के मामले में, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी सेकेंड नंबर पे है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया में सेकेंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तीनों बातों में आप लोगों को पता चल गया कि ये सेकंड नंबर पे है। किस किस में? आर्मी के मामले में, डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो कुछ पॉइंट्स तो आप लोग यहां से ये ऐड कर देना अपने आंसर में। अब उसके बाद आता है क्या? फोर्थ पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, इनका जो ये परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का फ्रांस, इसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, परमाणु हथियार है। और इन परमाणु हथियारों की संख्या की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 335 वॉरहेड्स हैं इनके पास। इतने परमाणु हथियार इनके पास है, ठीक है। तो जिसके पास परमाणु हथियार होंगे वो तो दुनिया में वैसे ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनके मिलिट्री इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं, ये सारी बातें इनके इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं, और ये सारी चीजें इनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को दिखा रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें मिला करके अगर आप कहो तो भाई ईयू जो है वो, यूरोपियन यूनियन जो है वो पावरफुल तो है, पावरफुल
पावरफुल तो है। क्या बात आ गई समझ में कि यूरोपियन यूनियन पावरफुल तो है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो धूमधाम से आप इन सारे पॉइंट्स का यूज करके एक अच्छा सुंदर और जो है जानदार आंसर अपना बना सकते हो। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज करके अब हम इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में हैं, भारत और ईयू के रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनता है, आ जाता है मान लो, तो उसमें आप ईयू इंडिया के रिलेशनशिप के 1-2 पॉइंट्स और लिख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इंडिया ईयू रिलेशंस। अब देखो, जब हम लोग इंडिया ईयू रिलेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें 2-3 पॉइंट ऐड कर देने हैं। क्या? पहला कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आप पूछोगे कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों देश आपस में एक साथ युद्ध का अभ्यास करेंगे, है ना। आपस में एक दूसरे से जो जानकारियां हैं, जो रक्षा से रिलेटेड जानकारियां, सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारियां हैं, वो एक दूसरे से साझा करेंगे और लंबे समय तक एक दूसरे से जो है सहयोग करेंगे ताकि दोनों के जो कॉमन गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोला जाता है। और भारत और ईयू के बीच में 2004 में ये पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई। 2004 में हमने डिसाइड किया कि हम इन सब मामलों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, रक्षा से रिलेटेड हो, आपस में सहयोग करेंगे, लंबे समय तक करेंगे ताकि हमारे जो कॉमन गोल्स हैं उनको हम पूरा कर पाएं। ये वाला पॉइंट जो दूसरा मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होती है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। जो यूरोपियन यूनियन है वो ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इनमें सहयोग बढ़ाने के लिए ये वाली काउंसिल बनाता है। लेकिन ईयू ने ये काउंसिल सबसे पहले यूएसए के साथ बनाई, लेकिन यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर उसने ये जो काउंसिल बनाई वो भारत के साथ बनाई। ठीक है, तो इंडिया के साथ ईयू ने ये काउंसिल बना रखी है। सेकंड प्रेफरेंस इंडिया को उसने दिया, यूएस के साथ पहले नंबर पे बनाई और दूसरे नंबर पर उसने यूएसए के बाद अगर दुनिया में किसी पे ट्रस्ट किया तो वो भारत पे किया। इस काउंसिल को बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आपसी व्यापार और टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है उसको बढ़ाया जा सके। अच्छा, इंडिया ने पहली बार किसी के साथ ये काउंसिल बनाई है और वो ईयू के साथ बनाई, तो आप समझ सकते हो कि आपसी विश्वास जो है वो कितना ज्यादा है। थर्ड पॉइंट जिसको आप याद रखेंगे, दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अभी बातचीत के दौर में है। हालांकि जो कोर पॉइंट्स हैं उन पे हमारी बातचीत हो चुकी है और आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, तो आपसी व्यापार और बढ़ जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो वस्तुओं का आवागमन है, वस्तु और सेवाओं का, वो और ज़्यादा इजी और ज़्यादा सुगम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये पॉइंट शामिल कर सकते हो इंडिया ईयू के रिलेशन में। बाकी कुछ मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, है ना, वो सारों में तो हम सहयोग कर ही रहे हैं, तो वो सारा ऐड कर देना कि 4th नंबर पर कि भाई हम जो है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर के भी आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं, एंड एनवायरनमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं वो धूमधाम से बहुत अच्छे हैं, बहुत जानदार है। इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो होप सो कि ये वाला टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ईयू सच में पावरफुल है या नहीं, तो इसको अब आप इजीली कर पाओगे। छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट कब इस्टेब्लिश हुई, है ना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनी, तो या मास्ट्रिच ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई, कब इम्प्लीमेंट हुई। तो इन क्वेश्चंस को अब आप बड़ी अच्छे से, बड़े आराम से कर सकते होंगे कि ये लेक्चर जो मैं आशा करता हूं कि भाई ये लेक्चर आपको जो है किसी ना किसी वे में बेनिफिट करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आशियान के साथ। थैंक यू।